आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेपीसी की बैठक से विपक्ष का फिर से वॉकआउट। पिछली बैठक में तोड़ी गई थी कांच की बोतल। देश में 2025 से शुरू होगी जनगणना, संप्रदाय को लेकर भी होगा सवाल। 2028 में पूरा होगा परिसीमन। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कहा झारखंड के संथाल परगना में 15% बड़े मुस्लिम, 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए। संजय राउत का कांग्रेस पर निशाना, कहा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं, हमने स्टैंड ले लिया। एनसीपी नेता नवाब मलिक बढ़ाएंगे अजीत पवार की मुश्किलें, बगावती तेवर में बोले जरूर लड़ूंगा चुनाव। हिरासत में युवक की मौत पर गरमाई सियासत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों को दिया कार्रवाई का भरोसा। लॉरेंस बिश्नोई के सफाई का पप्पू यादव ने दिया था ओपन चैलेंज, अब मिली गैंगस्टर से धमकी। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन परिसर में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक चली। इस बैठक के दौरान विपक्षी दलों के कई सदस्य बाहर आ गए। विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। इन सदस्यों का कहना है कि उस रिपोर्ट पर पहले ही दिल्ली की सीएम आतिशी जेपीसी के अध्यक्ष को पत्र लिख चुकी है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि उस रिपोर्ट का संज्ञान न लिया जाए। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों को लेकर तमाम गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। जेपीसी के सामने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य और सुझाव रखे जाने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सांसद जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर आईएएस अश्विनी कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अमान्य घोषित किया। कुमार ने जीएनसीटीडी की मंजूरी के बिना समितियों को उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले साल से जनगणना शुरू हो जाएगी। जनगणना 25 से शुरू होकर 26 तक चलेगी। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। बताया जा रहा है कि अब जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई थी, जैसे 1991, 2001, 2011, मगर अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 2045, 2055 में होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं लिया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर सकती है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो वोट बैंक के लिए संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पत्र शेयर करते हुए लिखा है कि झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारे बहन बेटियों की इज्जत, जमीन लूटने का सबूत ये पत्र झारखंड सरकार का है। ये राज्य सरकार की चिट्ठी है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, 2023 की चिट्ठी है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल परिणाम में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का ज़मीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे, और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है।
और चुनाव और नहीं चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रही। इसका इम्पैक्ट सर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर पड़ता है ना। आज स्थिति ऐसी है कि पाकुड़ में कभी कोई हिंदू जो है एमएलए ही नहीं हो सकता। वैसे ही स्थिति साहबगंज की डेवलप हो गई है, वैसे ही स्थिति जामताड़ा की डेवलप हो गई है। तो जो सिचुएशन है 3-4 विधानसभा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हिंदू, मतलब जिस जमाने में आप रानी ज्योतिर्मय आप समझिए कि हमेशा हिंदू वहाँ के एमएलए रहे, आज स्थिति यह है कि मुसलमान को छोड़कर कोई एमएलए नहीं हो सकता है। वही हाल साहबगंज की स्थिति है, वही हाल जामताड़ा की स्थिति है। 3-4 विधानसभा तो ऐसे हो ही गए हैं। महागामा की स्थिति वैसे ही है, मधुपुर की स्थिति वैसे ही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी तेज होता जा रहा है। महाराष्ट्र की वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी से चुनावी मैदान में उतरे हैं और टक्कर देने के लिए शिवसेना शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा खड़े हुए हैं। तो वहीं एमएनएस ने इस सीट से संदीप देशपांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों पर निशाना साधा है। विधानसभा में आदित्य ठाकरे जी के सामने जब संदीप देशपांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आए तो हमें लगा कि बी टीम कैसे हमारा मुकाबला करेगी, ए टीम कहाँ छुपी हुई है। अब ए टीम सामने आ गई, मतलब मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे दोनों मिलकर अब आदित्य ठाकरे जी का मुकाबला करने आए हैं। अरे भाई, आदित्य ठाकरे जी के पास तो 5 साल का बताने का इतिहास है। उन्होंने वर्ली के लिए जो काम किए हैं, आपके पास क्या इतिहास है? मिलिंद जी, आप 2014 लोकसभा हार गए, 2019 लोकसभा हार गए, पूरी तरह से राजनीति से गायब हो गए, पुनर्वसन करने के लिए फिर पीछे के दरवाजे से राज्यसभा ले लिए। अब जब एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला, हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, तो बड़े चिंतन और मंथन के बाद आपको लाया गया कि भैया आदित्य ठाकरे जी के सामने हारने वाले भी तो कोई चेहरे चाहिए। संदीप देशपांडे क्यों अकेले अपनी किरकिरी करवाएं, एक साथी और एक से भले 2। तो अब आदित्य ठाकरे जी संदीप देशपांडे और मिलिंद देवरा दोनों को हराएंगे और फिर मंत्री बनेंगे, क्योंकि वर्लीकरों ने तय कर लिया है कि हमारा नेता कैसा हो तो आदित्य ठाकरे जैसा हो। अब इनका क्या होगा, आप बताइए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल 4 जवान शहीद हो गए, हमारे गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते। तोड़ो फोड़ो चुनाव लड़ो, ये उनकी भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं, हमने स्टैंड ले लिया, बस कांग्रेस को दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें नहीं लेनी पड़ती। कल हमारी अखिलेश यादव से बात हुई है, सुप्रिया सुले से बात हुई, हमें शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, आखिर तक 2-4 सीट पर ये चर्चा जारी रहती, चाहे सामने वाली महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था तो भी ये होता था, उसमें गलत क्या है? तो सर ये सवाल को लेकर सीएम का चेहरा नहीं दिया जा रहा है। कौन सर आपने लोकसभा में कहा था कि राहुल गांधी का चेहरा नहीं है, इससे सीट्स कम आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी सेम कंडीशन है, कांग्रेस एक तो स्टैंड नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आप सीएम का चेहरा नहीं दे रहे हो। कांग्रेस ने स्टैंड नहीं होगा, लेकिन हमने स्टैंड लिया है ना। इसी को देखो, कांग्रेस को अगर स्टैंड लेना है तो दिल्ली से उनको मान्यता चाहिए। अगर दिल्ली वाले मान्यता नहीं देंगे तो नहीं लेंगे महाराष्ट्र के पुढारी लीडर्स। लेकिन शिवसेना स्टैंड ले सकती है कि हमारा चेहरा, महाराष्ट्र का चेहरा उद्धव ठाकरे जी है। ये हमने अगर कहा है तो कहा है। सीएम का चेहरा अगर नहीं मिला, मैं चेहरा की बात, इस राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे ये मैंने बोला, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन, ये कोई पूछने का। महाराष्ट्र के चुनावी रण में आज डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर उनका मुकाबला भतीजे युगेंद्र पवार से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने युगेंद्र पवार को टिकट दिया है। युगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। ये युगेंद्र का पहला चुनाव है। भतीजे से मुकाबले को लेकर अजीत पवार ने कहा कि बारामती से हम अच्छे वोट से जीतेंगे। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब एनसीपी नेता नवाब मलिक बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो मानखुर्द शिवाजी नगर से ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के विरोध के बाद भी नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ने और जीतने का दावा किया है। कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, मानपुर से, और कल नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पे हम जीतेंगे। शिवाजी नगर की बात करें तो क्या समस्या है, क्या इशू है वहाँ? देखिए, वहाँ पे जिस तरह से फिल्मी राजनीति होती है, फिल्मों में जो राजनीति दिखाई जाती है उसी तरह की राजनीति वहाँ पे है। लोगों को डराना, धमकाना, उगाही करना, कोई खिलाफ जाए झूठे मुकदमे में फंसा के जेल डाल देना, और सबसे बड़ी समस्या वहाँ ड्रग की है। ड्रग का हब बन गया है शिवाजी नगर मानपुर, और लोगों ने मुझे इसीलिए वहाँ बुलाया है कि गुंडागर्दी और ड्रग का खात्मा आप करेंगे। लोगों को विश्वास है और मैं निश्चित रूप से ये दोनों मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ भी हो रहा है। मैं साफ साफ बता देता हूँ कि वहीं के लोग आके यहाँ बेचते हैं। वहाँ पे जो लोग आके यहाँ बेचते थे 9 लोग थे, 8 लोग तो जेल में है और एक व्यक्ति भाग गया है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि थैली में लाकर यहाँ बेचने की कोशिश की जाए, उन्हें भी पकड़ा जाता है। जब पड़ोस में चीज़ें होती हैं तो पड़ोस की गंदगी यहाँ पे भी फैलने की, पैर पसारने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है शिवाजी नगर मानपुर की लड़ाई ये गुंडागर्दी और ड्रग के खिलाफ। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद को अनुशक्ति नगर से टिकट दिया है। वहां उनका मुकाबला एनसीपी अजीत पवार की सना मलिक से होगा। सना महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी हैं। अनुशक्ति नगर से टिकट मिलने के बाद फहद ने कहा कि शरद पवार भी एक समाजवादी नेता है और मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी से टिकट दिया है, मैं उनका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं। मेरा जो मुझे आज एनसीपी शरद पवार साहब ने, सुप्रिया ताई सुले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने, जितेंद्र आवाड साहब ने, रोहित पवार साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है। महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं। इंडिया अलायंस जब इकट्ठा हुआ था 400 पार वालों को हमने 240 पे घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी जो महायुक्ति का करप्शन है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको लेके हम आने वाले दिनों में, और आपको एक बात और बताऊं, बहुत कम ऐसा होता है कि चुनाव का जनता इंतजार कर रही हो। महाराष्ट्र के चुनाव में जनता इंतजार कर रही है कि इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग कब जो है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी का ऑफिस 2nd फ्लोर पे है और अभी मैं 1st फ्लोर पे खड़ा हूं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको यही समझा, आपको मालूम है 2nd फ्लोर पे समाजवादी का ऑफिस है। हम लोग समाजवाद विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों की एक ही विचारधारा है कि देश का संविधान किस तरह से बचना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के और शरद पवार साहब जी के रिश्ते, अखिलेश यादव जी के सुप्रिया ताई से रिश्ते। सुप्रिया ताई जब मेरे कार्यक्रम में आई तो उन्होंने एक बात को बोला था, आप भी शायद वहां थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी और डिम्पल भाभी और समाजवादी पार्टी का जितनी मदद हमारी की है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। एक ही परिवार है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पत्र सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी पर कुछ महिला पुलिसकर्मियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। हिसार रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम रविकिरण ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। मामले पर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, हम वो लड़ाई को आखिर तक लड़ने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब पहली बार जब हम जंतर मंतर में बैठे थे, कितनी महिला खिलाड़ियां थी, उनको तोड़ के बिल्कुल 6 लड़कियों के ऊपर उस केस को सबमिट कर दिया गया है। लेकिन आज भी वो केस कोर्ट में चल रहा है। एक महिला खिलाड़ी के जो पूरे बयान हैं वो कोर्ट में बहस हो चुकी है, 5 बाकी रह गए हैं। और हम आपको विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि जो
भारतीय जनता पार्टी ने जिसको बचाने का काम किया है, आने वाले टाइम में उस आदमी को, ब्रजभूषण को जरूर सजा मिलेगी। इस मामले में उसको हर तरीके से बदलने की कोशिश की जाती है, नैरेटिव चेंज किया जाता है, हम खिलाड़ियों के बीच में ऐसे कॉन्स्पिरेसी दिखाई जाती है ताकि वो मुद्दे को भटका सकें। लेकिन ये जो मुद्दा है महिलाओं का, इसको आप नहीं भटका सकते, उसको नहीं कमजोर कर सकते हो। आपको पहले भी वहम था, 2 साल तक आपने ये कोशिश करके देख ली है, लेकिन हम डट के खड़े हुए हैं। और जो हरियाणा में जो केस चल रहा है, अभी 7 लड़कियों ने FIR नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास में उन्होंने एक चिट्ठी भेजा है कि उनके साथ में गलत हो रहा है, और उस केस को भी दबाने की, जो मेरे तक नॉलेज पहुंची है, जो मैंने जितना कोशिश की है निकालने की, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और महिलाओं को डराया जा रहा है नौकरी के नाम के ऊपर, ताकत के नाम के ऊपर, उस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो होता है हमेशा, जो होता है, चाहे वो खिलाड़ी ओलंपिक के मेडलिस्ट रहे हो, चाहे कोई महिला कर्मचारी रही हो, चाहे कोई नॉर्मल कोई महिला जो अपने घर में जो गृहस्थी का जो काम करती है, चाहे वो महिला हो, हर चीज को हमेशा दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के, RSS के लोगों द्वारा किया जाता है। उनको ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे। चाहे आप उठा के देख लो, 2 साल से जो मेरे पर, बजरंग पर, साक्षी पे जो ट्रोलिंग का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर वही काम अगर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे अगर करते तो देश में आधी से ज्यादा आबादी उस चीज पे खुश हो जाती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने औरंगाबाद ईस्ट सीट से इम्तियाज जलील और औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। मुंबई की जिन सीटों पर MIM चुनाव लड़ेगी, महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। इम्तियाज जलील MIM के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इसके अंदर हमारे ऑब्जर्वर अहमद बलाला साहब हैदराबाद से आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सेकेंड लिस्ट जारी की है। उसमें हम बाइकला और मुमरा का अनाउंसमेंट किए हैं। बाइकला के अंदर हमारे एक्स मुंबई प्रेसिडेंट थे फैयाज अहमद साहब, उनका नाम हमने अनाउंस किया है, और मुमरा से सैफ पठान साहब का हमने नाम अनाउंस किया है। तो अभी ये सेकेंड लिस्ट है और शाम तक और भी लिस्ट आने की उम्मीद है हमें। अच्छा, और आगे की क्या नीति रहेगी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर? अभी देखिए, शाम तक अभी और हमारी लिस्ट क्या क्या हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद जो भी नीतियां होगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर सपा पहले से साथ में थी और MVA के साथ में वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन अभी उनकी सीट बंटवारे किस वजह से नहीं हो रही ये हम नहीं जानते हैं। बट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहल की थी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने पहल की थी MVA के साथ में कि आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम भी बीजेपी को ही हराना चाहते हैं, और इस वजह से हम साथ में मिलकर लड़ाए। और हमने हमारा राइटिंग में भी उनको दिया था, दोनों महाविकास आघाड़ी के अंदर पवार साहब को और नाना पटोले साहब को। अब देखते हैं कि अभी और एक दिन बाकी है चुनाव का, उसमें क्या फैसला होता है, और जो फैसला वो लेते हैं उसमें हमारे सदर मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी राजी होते हैं नहीं होते हैं, उनका फैसला भी आना बाकी है। तो अभी और 24 घंटे बाकी है नामांकन के लिए, देखते हैं क्या होता है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने का क्रम जारी है। अब दिन में गर्मी के बाद रात को ठंड लगने लगी है। रविवार की रात पहली बार लोगों को ठंड का एहसास हुआ। वहीं दिल्ली में 2 दिन के अंतराल के बाद रविवार को वायु गुणवत्ता फिर से बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई। ऐसा हवाओं के न चलने की वजह से हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु AQI रविवार शाम 4 बजे 355 दर्ज किया गया। देखिए, अभी चारों तरफ चाहे डस्ट पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग है, उसको लेकर के ग्राउंड पे अभियान चल रहे हैं। लेकिन अब जैसा पर्यावरण जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, तो अगले 15 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के जो है वो संकेत मिल रहे हैं। और उसको देखते हुए ही खासतौर से जो दिवाली है, दिवाली के दिन पटाखों को कैसे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जाए, उस पर हमारा फोकस है। क्योंकि उस दिन जो है उसके अगले दिन AQI के ज्यादा बढ़ने की जो है वो संभावना देखी जा रही है। तो जनरल जो हमारा ग्रैप 2 का अभियान चल रहा है, उसके साथ साथ पटाखों का जो संभावित जो धुआं है उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर फोकस करके हम अपनी कार्ययोजना बना रहे हैं। उसके लिए आज से दिए जलाओ पटाखे अभियान की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई सभी लोग, चूंकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो सबकी जिम्मेदारी है, तो सभी लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करें।
अभियान जो आपने बताया दिए जलाओ पटाखे नहीं, आज से शुरू करेंगे? आज शाम से हम अपनी विधानसभा बाबरपुर से इसकी शुरुआत करेंगे और दिल्ली के सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्योहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को दुखद करार देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार यूपी सरकार पर हमलावर है। मायावती ने भी घटना को अति निंदनीय बताया है। इसके अलावा मामला तूल पकड़ने के बाद इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी को हटाकर भरत पाठक को चिन्हट कोतवाली का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत ही दुखद है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। राज्य में अगले साल विधानसभा की चुनाव है, साथ ही साथ अभी 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक के बाद जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी दलों के बीच समन्वय के लिए एक बैठक है। ये तो एनडीए के सब नेता साथी हैं, तो आपस में मिलते जुलते रहने की जरूरत पड़ती है। अभी उपचुनाव भी हो रहा है 4 जगह बिहार में, फिर जनरल इलेक्शन भी अगले साल होना है, तो स्वाभाविक रूप से एक साथ बैठने की जरूरत पड़ती है। तो आज बैठ रहे हैं। तो क्या 2025 में सर कितना कुछ टारगेट रखा गया है? लक्ष्य आप लोग का बड़ा है? भाई उतना अभी 2025 का अभी से सब सवाल क्यों पूछ लेना चाहते? इतना जान लीजिए कि 2025 में एनडीए की सरकार मजबूती से बिहार में फिर से बनेगी। सर आपसी में कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी, क्या उस कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए आपस में बैठ करके बीच में चर्चा करते रहने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग बैठ ही रहे हैं। विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती है सर आप लोग? कोई चुनौती नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को 24 घंटे के भीतर खत्म करने की बात करने वाले सांसद पप्पू यादव को आज गैंगस्टर से धमकी मिली है। पप्पू यादव ने धमकी मिलने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि मुझे धमकी मिली है, इसकी जानकारी मैंने डीजीपी को खुद दी है। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा था। इसी के जवाब में साहू गैंग के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को धमकाया है। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए लिखा है कि मुझे कई बार धमकियां मिलती रही हैं। पप्पू यादव ने लिखा है कि बिहार सरकार सक्रिय नहीं है। लगता है कि मेरी हत्या के बाद लोकसभा एवं विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। साथ ही पप्पू ने पत्र में लिखा है कि अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो मेरी हत्या भी कभी भी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और बिहार सरकार होगी। पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर कॉल करके भी धमकी दी गई है। जिस नंबर से पप्पू यादव को कॉल किया गया था उसकी डीपी में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी है। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के नेता और कारोबारी बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायली हमलों पर नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तत्काल जवाबी कार्रवाई का वादा करने से बचते हुए कहा कि इसे ना तो कमतर आंका जाना चाहिए और ना ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान हमले का उचित जवाब देगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता। ईरान ने स्वीकार किया है कि इजरायली हमलों में कम से कम 4 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरानी हमलों के जवाब में शनिवार को ईरान में कई जगहों पर सैन्य स्थलों को निशाना बनाया था। इसके तहत 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी। रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल बनाने वाली क्षमता को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि हमले ने ईरान की रक्षा और मिसाइलें बनाने की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को एक सरल सिद्धांत समझना चाहिए, जो कोई हमें चोट पहुंचाएगा हम उसे चोट पहुंचाएंगे। उधर ईरान ने आधिकारिक रूप से हमले से हुए नुकसान को अधिक तवज्जो नहीं दी है और कहा है कि अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया गया था। ईरान ने कहा है कि कुछ मिसाइलों ने सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को सीमित नुकसान ही पहुंचाया है।
हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।